स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, मैं आपके लिए इस बार लाई हूँ 9th क्लास सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16। 12 अगस्त की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। जैसे कि हम लास्ट 3-4 वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हर एक स्वरूप को जो भी हम उस क्लास में लेते हैं उसको काफ़ी डिटेल में उसके बारे में जानते हैं। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक होने वाला है वो भारतीय मरुस्थल है। देखो, अगर भारतीय मरुस्थल की बात की जाए तो भारत में वैसे तो मरुस्थल ज़्यादा नहीं है, राजस्थान क्षेत्र में ही है, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है, जिस कारण यहाँ पे गर्म और उष्ण मरुस्थल पाया जाता है। ये बालू के टीलों से ढंगा एक तरंगित मैदान है जहाँ पे 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो पहली बात तो 50 को कर दो गलत, क्योंकि ये तो गलत है, मतलब 50 नहीं है, 150 होता है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। 150 कर लीजिए इसे, यानी कि 150। जिस कारण से यहाँ पे पाई जाने वाली जो जलवायु वो शुष्क होती है और जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो नाम मात्र की होती हैं। देखो, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ऐसी वनस्पतियाँ जो बिना मनुष्यों के मदद के लगाई जाती हैं। तो भाई, जब बारिश ही नहीं है तो कैसे लगेगा, ये तो मतलब सोचने वाली बात है। तो वहीं इन्हीं विशेषताओं के कारण इस स्थान को मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है भाई, फर्स्ट वाला। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, थोड़ा क्या पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका आने वाला है। अब थोड़ा सा मैप में जान लेते हैं, या आकृति जिन बच्चों को नहीं पता भाई मरुस्थल होता क्या है उसको जान लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे साथ इस बार क्या हो रहा है कि वर्कशीट में पिक्चर्स भी अवेलेबल कराई जा रही हैं। जैसे कि आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है, अगर मैं मैप वाइज देखूँ तो भैया सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है ये क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा भाई मरुस्थल दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है। जगह जगह रेत पाई जाती है और रेत के टीले पाए जाते हैं, या बालू के टीले पाए जाते हैं। अब टीले क्या होता है? टीला मीन्स इकट्ठा हो जाना। आप ये देख सकते हैं, ये एक प्रकार का टीला ही है। हवा चलती है, रेत को उड़ा के कहीं भी इकट्ठा कर देती है। रेत के अंदर वेट कम होता है, लाइट होता है। अगर मैं सिंगल उसके तत्व की बात करूँ, वो छोटा सा जो कण होता है उसमें वेट थोड़ी है, उड़ जाता है वो, और कहीं भी बालू के टीले बन जाते हैं। जैसे कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ये जो आकृति है वो कैसी है? अर्ध चंद्रकार बालू का टीला, जिसको बरकान भी बोलते हैं। थोड़ा सा और अगर इसके बारे में जाने तो भारत में जो ये हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, लेकिन इसकी जो स्थिति है, इसकी जो भौतिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है प्रायद्वीपीय पठार से। इसलिए हम इसको बिल्कुल अलग तरीके से एक अलग भौतिक स्वरूप के रूप में पढ़ते हैं। मशरूम रॉक, बालू का टीला, बालू का टिबे, बरकान, युगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। अब आपसे पूछ लेंगे भाई मशरूम रॉक क्या है? अब आपका मशरूम सब्जी वाला मत लिखाना भाई, ये एक प्रकार की क्या है? मरुस्थलीय भू आकृति है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता पाए जाते हैं। अब आपको 1 मार्क में पूछ लेंगे जी लंबवत टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? भारत पाकिस्तान सीमा के समीप। एमसीक्यू पेपर आने वाला है फर्स्ट टर्म का, तो भाई एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होता है ना कि जब सब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला होता है, आप कहानियां बना देते हो या बच्चा कर जाता है कुछ ना कुछ उसके बारे में जो भी समझ में आता है। एमसीक्यू में तो भाई कोई एक ही करेक्ट होने वाला है, तो उस एक करेक्ट को करने के लिए हम हर बार तुक्का या जय माता दी या जो भी आप अक्कड़ बक्कड़ करते हो वो नहीं चलने वाला है। तो थोड़ा सा डिटेल में हमें करना है। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध की प्रांत की ओर जाता है, वहीं दक्षिणी भाग जो कच्छ के रण की ओर जाता है। तो उत्तरी भाग किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान की तरफ। दक्षिणी भाग भारत के कच्छ की तरफ, यानी कि गुजरात वाला जो क्षेत्र है। इस क्षेत्र की नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदी या उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती है। भाई देखो, हिम नदी क्या होती है? यानी कि किसी ग्लेशियर से तो जुड़ी नहीं हुई है। मौसमी नदी है, जब बारिश होगी तब नदी में पानी होता है। तो इस कारण यहाँ पे जो पानी है वो बहुत कम पाया जाता है, और सिर्फ जब बारिश का मौसम आता है तभी इन नदियों में पानी मिलता है। यहाँ की अधिकांश नदियां अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियां थोड़ी दूर तक ही प्रभावित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती है, यानी कि ज़्यादा बड़ी नहीं हो। देखो, सागर में तो अंत होता नहीं है इन नदियों का, किसी झील या किसी प्लाया में जाकर एंड हो जाता है इसको। प्लाया मरुस्थली भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिनमें नमक प्राप्त होता है, लवण की मात्रा पाई जाती है, और इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है लूनी नदी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहिनी है। आपसे पूछ लेंगे लूनी नदी मरुस्थल के कौन से क्षेत्र में है? दक्षिणी क्षेत्र में है जी। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती है। हाँ भाई देखो, जल की तो अभाव है, यहाँ पर पानी की तो कमी है, तो ये इसका एक अपना देखो फीचर है। देखो अब अगर प्रश्नों की बात की जाए तो अगेन मैं फिर वही कहानी जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाती हूँ कि वर्कशीट के अंदर ही है आंसर, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भागना है, वर्कशीट के अंदर ही एज इट इज सेम लाइंस होती हैं। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम। अगर मैं इसको डिवाइड करूं बिटवीन टू तो ये वाला क्षेत्र पड़ता है, तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूँ तो जी उत्तर में है ये, और अगर मैं वर्टिकली डिवाइड करती हूँ तो ये पश्चिम में है, तो ये कौन से क्षेत्र में हो गया? उत्तर पश्चिम। दूसरा, अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई नदी किसी सागर या महासागर में ना गिरकर किसी स्थलीय भाग में गिर जाती है, जैसे अभी हमने पढ़ा झील में गिर जाती है, तो वो क्या कहलाती है? अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली। पर स्थल का जो नदियां होती हैं या फिर हम राजस्थान की जो भी नदियां हैं, उसका अंत सागर में ना होकर किसी झील में हो रहा है, तो वो अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं होता? अभी हमने पढ़ा है क्यों नहीं होता भाई। थार मरुस्थल की जो नदियां हैं किसी हिम नदी से तो कनेक्टेड नहीं है, कोई ग्लेशियर से कनेक्टेड नहीं है। अब किसी ग्लेशियर से कनेक्टेड नहीं है तो इनमें पानी कहाँ से आएगा? जब वर्षा होगी, तो इसलिए इसमें साल भर पानी नहीं होता। जब वर्षा होती है तो पानी आ जाता है, नहीं तो नहीं रहता। थार मरुस्थल की कोई दो वायविक विशेषताएं बताइए। क्या क्या होता है यहाँ पे जल के आधार में? अभी हमने जैसे कि वीडियो में जाना कि थार मरुस्थल की जो नदियां हैं, तो अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पे क्योंकि जलवायु शुष्क पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे नाम मात्र की जो क्या होती हैं, क्या कहते हैं, वनस्पति पाई जाती है। दूसरा, अगर वर्षा की बात की जाए, वर्कशीट में 50 mm दिया हुआ है, लेकिन 150 mm से भी जो बारिश है वो कम होती है, तो ये यहाँ की हम विशेषताएं कह सकते हैं कि वनस्पतियां कम है और वर्षा भी कम है। पांचवा, थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताइए। 4 भू आकृतियों के नाम लिखे हुए हैं, हम 2 बता देते। एक तो बरकान, जो कि हमने पढ़ा था, और दूसरा बालू का टीबे। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट आज की पूरी होती है। बहुत सारे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं इस वर्कशीट पर, तो ध्यान से और अच्छे से इस वर्कशीट को डिटेल में पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।